देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा आज का टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसको हम लिख सकते हैं इंग्लिश में। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग इंग्लिश वर्जन के हमारे बच्चे हैं उनके लिए हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to electric dipole। ये हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं। अब ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मैं यहाँ बना रहा हूँ। हमारा पॉइंट ए है, ए पॉइंट से 2L डिस्टेंस पर पॉइंट बी है। ए पर -q चार्ज रखते हैं, बी पर हम लोग +q चार्ज रखते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि हमें यहाँ एट ए पॉइंट निकालना है, ना ही तो हमें एक्सियल फॉर्म में निकालना है और ना ही इक्वेटोरियल फॉर्म में निकालना है, ये एट एनी पॉइंट निकालना है। और हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका सेंटर पॉइंट हम लोग ओ मान लेते हैं। और हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम L डिनोट करते हैं, इधर वाली डिस्टेंस को भी L से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पॉइंट O से जो हमारा ये पॉइंट यहाँ पर हमने लिया, जिसको हमने नाम P देंगे हम लोग, इस P की डिस्टेंस हम लोग R मानते हैं, ठीक है जी। ये जो सॉल्यूशन मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये आपकी जितने भी बुक अवेलेबल हैं उनमें सबसे आसान सॉल्यूशन है। तो मैंने कहा कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पॉइंट O से पॉइंट P की डिस्टेंस R हम लोग मान लेते हैं। और अब हमें मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी डायरेक्शन कैसे होती है। उसकी डायरेक्शन हमारी -q से +q की ओर को होती है। ये सदैव ध्यान रखोगे आप लोग, हाँ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा ये P है, अगर ये P है और मैं यहाँ पे इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, सपोज जस्ट ए मोमेंट हम लोग इसको मान लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे ये इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनाने का प्रयास करता हूँ, आप सभी लोग उसको ध्यान से देखेंगे। ये ट्रायंगल यहाँ मैंने बना दिया, इस प्रकार का ट्रायंगल हमारा बन गया। तो जब ये ट्रायंगल हमारा बन गया तो इस ट्रायंगल में हमारा एंगल के सामने की जो भुजा होती है, हमारी जो कोर होती है, उसको हम लोग क्या मानते हैं। तो अगर हमारा इसको मैं P मान लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो हमारा अगर ये P है तो ये भुजा जो हमारी हो गई इसको हम P cos थीटा मानेंगे, P cos थीटा। और ये भुजा हमारी सामने की जो कोर है इसको P sin थीटा मानेंगे हम लोग। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से हम इनका ये माना वाला सिस्टम लागू करते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ आप लोगों को कि अगर ये P sin थीटा है तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारा यहाँ पे इसके पैरेलल जो कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे ये वास्तव में P sin थीटा ये होता है, जिसको मैं अब लिखने जा रहा हूँ। लेकिन चूँकि हम लोग ट्रायंगल की फॉर्म में बात करते हैं तो ट्रायंगल को हम लोग P sin थीटा मान लेते हैं। और इस प्रकार हमारा ये -q हो गया, ये +q हो गया, ये P हो गया। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ आप लोगों से कि जो हमारा ये +q है, +q के कारण मैंने माना ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट E1 ये है, और -q के कारण हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये इधर को जाएगा, हमारा E2 मानेंगे हम लोग। और इनके कहीं बीच में हम लोग इसको क्या मानेंगे, ये हमारा यहाँ पे कहीं E हो जाएगा। और इसको ऐसे हम लोग यहाँ ट्रायंगल को बना लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो +q चार्ज होता है उसके कारण हम लोग जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q हम लोग यहाँ पर लिखते हैं,
तो जब प्लस क्यू के हम लोग यहाँ लिखते हैं तो मैं इसको हिंदी में भी लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिख रहा हूँ। तो हम जब इसको लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो मैं इसको लिखूँगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के आप लोग लिख सकते हैं, और 2p cos थीटा अपॉन आर क्यू। अब आप लोग ये सोचेंगे कि सर ये हमारा इस प्रकार से आपने लिख दिया तो ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है कि ये 2p कहाँ से आ गया, cos थीटा कहाँ से आ गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारा एक्सियल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग आधार मानते हैं। एक्सियल कंपोनेंट मतलब जब हमने एक्सियल फॉर्म में निकाला था यहाँ, तो ये एक बेस की तरह होता है, आधार होता है। और एक्सियल कंपोनेंट जब निकालते हैं तो वो 2p ही माना जाता है। तो और cos थीटा इसलिए क्योंकि उसको हम एज एक बेस के रूप में एज्यूम करते हैं, हम मानते हैं कि हमारा ये एक बेस के रूप में है। तो इसको हम 2p cos थीटा में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। और हमारा दूसरा मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण मैं यहाँ E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू इसको p साइन थीटा हम लोग मानेंगे यहाँ पे, और r क्यूब हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग इसको रिजल्टेंट मानेंगे, रिजल्टेंट मतलब परिणामी, परिणामी रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमारे बच्चे इसको लिख देंगे कि E बराबर E1 प्लस E2। लेकिन ये वास्तव में E1 प्लस E2 नहीं होता। हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब हम इसका रिजल्टेंट यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा रिजल्टेंट इस ट्रायंगल से निकलेगा। ये जो हमारा ट्रायंगल यहाँ पे है, अगर मैं इस ट्रायंगल को थीटा मान लेता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देखोगे हमारा E1 जो है वो यहाँ आधार है इस त्रिभुज का, जो हमारे मेरी पेंसिल जहाँ घूम रही है, इस त्रिभुज का आधार हमारा बेस जिसे हम लोग बोलते हैं, वो बेस है हमारा E1। और E2 हमारा इस त्रिभुज का लंब है, और ये जो E है रिजल्टेंट, ये कर्ण है, हाइपोटेनस बोलते हैं जिसको हम लोग, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो अगर हमें हाइपोटेनस निकालना हो तो हम बेस का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर और उसका अंडर रूट निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जब इसको E को निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे E बराबर, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और दोनों का रूट यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो एक बड़ा सा हम लोग रूट का साइन लगा देते हैं यहाँ पे, और ये हमारा हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब का स्क्वायर हो गया हमारा, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू p अपॉन r क्यूब इंटू साइन थीटा। ये हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे निकालना चाहूँ तो इसमें आप लोग देखोगे यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, यहाँ भी यही है, उसके ऊपर से स्क्वायर भी है, इसका भी स्क्वायर होना है। ठीक है, तो जब हम इसको बाहर कॉमन लेते हैं तो हमारा ये आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू p अपॉन r क्यूब, इतना आ जाता है। और बाकी जो अंदर बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा अंडर रूट के नीचे, वो बचेगा हमारा 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हमारा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है जी, आप सबको बात समझ में आ रही होगी। तो ये हमारा इतना आ जाएगा यहाँ पे।
और हम लोग करते क्या हैं, अभी इसको ज़रा ये गणित वाले बच्चे थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू p/r³ लिख देते हैं हम लोग, और ब्रैकेट के अंदर इस फॉर्मूले का एक और छोटा सा सॉल्यूशन हमारा यहाँ लिखते हैं 1+3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ पर रिजल्टेंट निकल के आ जाता है, ये रिजल्टेंट निकल के आ जाता है। उसके बाद हम लोग इसकी डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैंने आप लोगों को बताया है कि उसकी डायरेक्शन हम लोग हमेशा tan से निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ tan थीटा कर देता हूँ तो हमारा ये tan थीटा बराबर क्या होता है, LAL लंब बटे आधार, अर्थात हमारा नॉर्मल अपॉन बेस हो जाता है। और हमारा जो रिजल्टेंट डायरेक्शन बताने वाला जो हमारा वेक्टर है, ये वाला जिसे हम लोग बोलते हैं, ये ई वेक्टर है। तो हम ई वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं। तो इसमें हमारा जो नॉर्मल है वो तो हमारा E2 है और बेस हमारा E1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम इसको E2/E1 की फॉर्म में लिख लेते हैं। जब हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर और सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रखी जाएगी, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे कि हमारा केवल ये बचेगा यहाँ पे कट कर इंटू 2 cos थीटा, या हम इसको 1/2 tan थीटा के नाम से भी लिख देते हैं। तो हमारी ये इसमें रिजल्टेंट डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, एट प्रेजेंट के लिए आप लोग इसको ध्यान से अपनी बुक की सहायता से देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होने पर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे पूछ सकते हैं।